हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर, जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये इजी है और दूसरी बात, ये 1 से 2 मार्क्स, इट कैरीज 1 to 2 मार्क्स इन ATC एयरपोर्ट ऑपरेशंस एग्ज़ाम, ओके। और इन एनी एग्ज़ाम there are 1 to 2 questions from photoelectric effect, and it is very easy and it is very interesting. So this is important topic and let's start. Photoelectric effect जो theory of light थी, theory of light में photoelectric effect was a turning point. It was the observation which caused the establishment of particle nature of light. क्योंकि हम लोगों ने पहले जो पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो लाइट है उसकी पहले पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ही आई। अर्लियर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट आई, एंड देन वेव नेचर ऑफ लाइट आई। अब वेव नेचर ऑफ लाइट could explain more phenomena like diffraction, polarization, even reflection and refraction too in a better way. So जो वेव नेचर ऑफ लाइट है इसकी डोमिनेंस हो गई। जो वेव नेचर ऑफ लाइट है ये बहुत ही ज़्यादा इनका डोमिनेंस हो गया, और जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है इसको धीरे धीरे लोग नहीं मानने लग गए। जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है इसकी रिलेवेंस क्या होती चली गई? इसकी रिलेवेंस कम होती चली गई, ठीक है, लेस रिलेवेंट होती चली गई, ठीक है। और ये मोर रिलेवेंट, डोमिनेंस कहना यहाँ पे सही नहीं होगा, लेट अस से मोर relevant, because it could explain the phenomena associated with the light in a much better way, okay, so it became more relevant. तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू the explanation of photoelectric effect, dual nature of light came into picture, ठीक है। So let us study the dual nature of light. Dual nature of light, okay, dual nature of light. तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में जो पहली चीज़ थी क्या? वेव नेचर, एंड द सेकेंड थिंग वाज पार्टिकल नेचर. वेव नेचर वाज successfully explained and established by Young, ओके, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते भी हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बाय हिज
famous young double slit experiment, by his famous Young's double slit experiment. And particle nature of light was explained and established by Albert Einstein in 1905 by his famous photoelectric effect theory. Okay, so this theory changed many things or concepts, including the nature of light. क्योंकि नेचर ऑफ लाइट पे बहुत सारी थ्योरीज पहले भी आ चुकी थी कि लाइट वेव है, लाइट पार्टिकल है, वेव है, पार्टिकल है, बट अल्टीमेटली वेव थ्योरी ऑफ लाइट को एस्टैब्लिश कर दिया गया था. बट जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया तो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट फिर से पिक्चर में आई और उसको कंप्लीटली एस्टैब्लिश कर दिया गया अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कि यस, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट do exist, and due to particle nature of light photoelectric effect happens. Okay, तो उन्होंने पार्टिकल ऑफ लाइट was named photon by आइंस्टीन ने पार्टिकल ऑफ लाइट को क्या कहा? फोटोन कहा. ही कॉल्ड द पार्टिकल ऑफ लाइट फोटोन, एंड द एनर्जी ऑफ लाइट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एनर्जी ऑफ वन फोटोन. एक फोटोन की जितनी एनर्जी होगी, लाइट की पूरी एनर्जी उस एनर्जी की इंटीग्रल मल्टीपल होगी. नाउ व्हाट इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन? ओके, सो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू h nu, h nu, और E equal to h c by lambda, h c by lambda. So this was the expression of energy given by Albert Einstein for the photon. Okay, now what is h? H is Planck's constant. H is Planck's constant, and the value of h is 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड. हम लोग निकाल सकते हैं h का ये यूनिट जो हमने लिखा हुआ है. हम लोग कह सकते हैं E इक्वल टू एच न्यू. सो h इक्वल टू व्हाट? E बाय न्यू, एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी. एंड लैम्डा इज वेवलेंथ. तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं? एनर्जी को जूल और फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं हम लोग? सेकेंड इनवर्स. तो यहाँ से h का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल सेकेंड हो जाएगा. सो द यूनिट ऑफ h विल बी जूल सेकेंड. ओके, म्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ. ओके, कोई दिक्कत है? अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h न्यू, एंड दिस इज इक्वल टू h c बाय लैम्डा. तो एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू व्हाट? Integral multiple of energy of photon. That means energy of light is equal to n h nu or equal to n h c by lambda. So this is the expression for energy of light, and this is the expression for energy of photon. ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे नोट बना के लिखते हैं
क्योंकि ये पॉइंट जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, हमें यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। नोट में ये है कि इफ़ सम क्यू चार्ज इज एक्सिलरेटेड बाय अ पोटेंशियल ऑफ V volt, then the energy acquired by the charge is given as E equal to Q into V। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एनर्जी इज इक्वल टू Q into potential, and this is given in joule. So what is the unit of Q? Unit of Q is equal to what? Coulomb. And what is the unit of V? Volt. So we can say Coulomb into volt is equal to what? Joule. Coulomb into volt is equal to what? It's joule. Now, if the charge Q is electronic charge, that is E, and potential is 1 volt. So energy would be equal to 1 into E into 1 into V, that is 1 EV। इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इक्वल टू व्हाट? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। सो इट वुड बी इक्वल टू व्हाट? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and same energy is equal to what? 1.6 into 10⁻⁻19 joule. So from, इसको हम लोग अगर कह दे 1 and इसको कह दे 2, so from 1 and 2, 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joule. So 1 electron volt is equal to what? This is nothing but this is energy, okay, and which is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। सो इसका हम लोग अभी थोड़ा सा यूज़ करेंगे, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे हल्का सा इसको डिस्कस कर लिया। और ये चीज़ें आई कहाँ से? दिस केम फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चीज़ें कहाँ से आई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमने इसको इस्तेमाल किया, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी थोड़ी सी ज़रूरत थी। सो अब ना फिर से हम लोग वापस आते हैं। energy of photon is equal to what? E equal to h nu is equal to hc by lambda। so यहाँ से E को हम लोग क्या लिख सकते हैं? H का वैल्यू हम लोग लेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इंटू C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इन डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा वुड बी इक्वल टू व्हाट? लैम्डा वुड बी इक्वल टू समथिंग इन मीटर, ठीक है, लैम्डा वुड बी टेकन इन मीटर। तो यहाँ से E को हम लोग लिख सकते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ सेकेंड से सेकेंड कैंसिल एंड मीटर से मीटर कैंसिल, सो इट वुड बी इक्वल टू जूल डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीटर। नाउ वी नो 1 joule is equal to what? 1 joule is equal to 1 divided by 1.6 into 10⁻⁻19 electron volt. So E can be written as 6.63 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁸ into 1 by 1.6 into 10⁻⁻19 and this divided by lambda in meter electron volt. So E would be written as 1.2375 into 10⁻⁶ divided by lambda in meter electron volt.
E would be equal to 1.2375 into 10 to the power minus 6 divided by lambda would be taken in angstrom. Lambda would be taken in angstrom. So here 10 to the power minus 10 will be multiplied. Okay. So E would be equal to what? 1.2375 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power 10 divided by lambda in angstrom electron volt. So E would be equal to what? 12375 divided by lambda in angstrom इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो जब भी हमें लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा हम लोग डायरेक्टली एनर्जी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. कुछ बुक्स में somewhere E is also given as 12400 divided by lambda electron volt. This is also true. This is also true. ठीक है, हम we will be using this one. Okay, so this was the expression of energy. If lambda is given, if wavelength of light is given, we can find the energy in electron volt by using this formula. That's why I derived the formula so that you can understand it. Just don't memorize everything, try to understand. Okay, so from the above discussion, we knew light would behave like a wave, and it explains the propagation of light. That is, whenever light will propagate, it will behave like a wave. And particle nature explains what? Particle nature explains the exchange of energy between light and matter. So whenever light interacts with matter and there is some exchange of energy, so that will be explained by particle nature of light. And whenever light propagates and some phenomena occurs, that would be explained by wave theory of light. So I think this is clear. And later when de Broglie came, so then it was established that a wave behaves like a particle, and a particle also behaves like a wave. और इसको हम लोग बहुत ही डिटेल से मैटर वेव में पढ़ने वाले हैं. बस यहाँ पे हमने बता दिया कि ड्यू टू द सिमेट्रिसिटी ऑफ नेचर, if a wave can behave like a particle, then a particle will also behave like a wave, because nature is highly symmetric. Okay, that we would continue in next lectures. Okay, so let us start the topic emission of electron. हम लोग इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला हम लोग डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन कहाँ से होगा, कैसे होगा. ठीक है, तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ से? ऑकर्स इन मेटल. और मेटल क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं. किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ऑकर्स इन मेटल. नॉन मेटल में हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है. तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि अगर ये हमारा एक मेटालिक बार है, दिस इज आर मेटालिक बार, दिस आर मेटालिक बार, मेटालिक कंडक्टर. ओके, तो अगर मेटालिक कंडक्टर है तो इट वुड हैव फ्री electrons like this. This is free electron.
फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअल में कि सम इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल leave the parent atom and become free. Those free electrons move inside the metal crystal but don't leave the metal crystal. Rather it moves inside the metal crystal, okay, and remain a part of that metal only, and thus metal is electrically neutral. But it has many free electrons. So this is the free, if this is the free electrons, so this will be the charged cation. This would be the charged cation. This is free electrons and this is charge cation. सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्यों नहीं सरफेस छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि ये जो कैटायन है ये इनको खींच के रखता है. देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू एंड दिस इज वाई इलेक्ट्रॉन कांट एस्केप. ठीक है, दिस इज वाई इलेक्ट्रॉन कांट एस्केप. तो यहाँ से हम लोग देखते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन stays on the surface of metallic conductor 2. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल क्रिस्टल के अंदर जो मूव कर रहे हैं, दे ऑल्सो स्टेज ऑन द मेटालिक क्रिस्टल 2, बट they don't escape. वो escape नहीं करते हैं. क्यों? ड्यू टू द attraction force exerted by metal cations. ठीक है, बट अब इन्हें इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए, सपोज कि ये जो पॉजिटिव है इन पे 2 न्यूटन्स का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, एंड इट इज गिवन सर्टेन एनर्जी ड्यू टू विच इट गेट्स that 2 Newton of force and the attractive force is overcome by that 2 Newton and it will escape the surface and it will become completely free and it won't be the part of that metal crystal anymore. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं इसको, if certain amount of energy is given to the free electron at the surface, it will leave the surface. It will leave the metallic surface and electron will be said to be emitted. कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा emit हो गया. So this minimum amount of energy, this certain amount of energy, so this minimum amount of energy which is required for the electron to be emitted is known as work function of the metal. The minimum amount of energy which is
required to cause the emission of free electron from metal is called work function of the metal. Work function of the metal. ओके, तो वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटालिक सरफेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन stays at the surface of metal and those electron only get emitted. So the work function is the property of metallic surface as the free electron on surface get emitted. Okay, the work function of a particular metal is constant and it varies with varying metal. अगर metal, if you change the metal, the work function will also change. Work function is denoted by phi. Okay, work function is denoted by phi. Now this work function, the energy equal to this work function can be supplied by various source. The energy equal to this work function, when that much of energy will be supplied to the metal, the electron will be emitted. Okay, so that much of energy can be supplied by various sources, and on the basis of the source of supply of energy we can divide the emission of electron into various parts. तो किस सोर्स से हम लोग एनर्जी का सप्लाई दे रहे हैं, उस बेसिस पे हम लोग एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग सर्टेन पार्ट्स में बांट सकते हैं, जिसको कि हम लोग देखने जा रहे हैं. ठीक है, कि the amount of energy equals to phi can be supplied by using various sources, and the type of emission is named as per the source used for emission. ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो सबसे पहला है हमारा थर्मियोनिक एमिशन. थर्मियोनिक एमिशन. ओके, तो सो व्हेन द एनर्जी इज सप्लाइड बाय हीटिंग द मेटल, हम लोग मेटल को किसी जगह पे रख के, दिस इज आर मेटालिक बार एंड हीट इज गिवन फ्रॉम द बॉटम. Okay, so when the metal is heated and thus energy is supplied equal to what? Equal to this work function, then the emission is known as thermionic emission. So thermionic emission को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं when the energy equals to work function is supplied by heating the metal and electron is emitted. The emission is known as thermionic emission. Thermionic emission, and electron emitted is known as
थर्मियॉन्स, थर्मियॉन्स। ओके, ये था। दूसरा जो आता है वो आता है फील्ड एमिशन, या फिर इसी को बोलते हैं कोल्ड फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड is applied for electron emission, it is called field emission. Okay, third one is secondary emission. Secondary emission. In this type of emission, energy is supplied by the bombardment of high speed electron or some other suitable particle. And the fourth and most important is photoelectric emission. Photoelectric emission. So in this type of emission, energy is supplied by electromagnetic waves like visible light, X-ray, gamma ray, infrared, etc. But it must have suitable energy, and this type of emission is known as photoelectric emission, PEE. Okay, so photoelectric emission is the emission in which energy is supplied by electromagnetic waves like visible light, X-ray, gamma ray, infrared, etc. for the emission of electron from the metallic surface. Okay, बहुत लोग वर्क फंक्शन को बराबर समझते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल के, आयोनाइजेशन पोटेंशियल. ओके, बट दिस इज फॉल्स. वर्क फंक्शन इज नॉट इक्वल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द outermost orbit only, while work function में electron is removed from metal surface and that electron is not the part of the parent atom, while this electron is a part of parent atom, So in ionization energy, requirement of energy will be more energy will be required, and here less energy will be required. So the work function is not same as the ionization potential, rather they are very different, and work function is less than ionization potential. Okay, this is important. अगर चाहे एग्जामिनर ये क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वर्क फंक्शन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा. दे बोथ आर सेम, दे बोथ आर डिफरेंट. Ionization potential is greater than work function is greater than ionization potential, can't say anything. तो उसमें हम लोग को ये करना है कि they are different and ionization potential is greater than work function, because in work function electron is already free and that need less energy to escape, while
In ionization potential, electron is a part of outermost orbit and it requires more amount of energy to get escape. Okay, तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो बेसिक्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो स्टार्टिंग्स की बेसिक्स हैं हमने वो डिस्कस करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सीधा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आएंगे और वहाँ पे हम लोग इक्वेशंस वगैरह करेंगे। ठीक है, वहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लस शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।